हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम की हिस्ट्री, कंपोनेंट्स, डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ईयर 1956 में सबसे पहले टर्म यूज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये टर्म दिया था जॉन मैकैर्थी ने, इसीलिए जॉन मैकैर्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। उसके बाद 1959 में साइमन एंड न्यूवेल ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट किया जिसका नाम था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर फर्स्ट प्रोग्राम था जो कि थिंकिंग ह्यूमनली अप्रोच पे काम करता था, और ये प्रोग्राम केपेबल था सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जीपीएस की हेल्प से हम सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि टावर ऑफ हैनोई एंड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स, कैलकुलेटर वाले प्रॉब्लम्स हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाते थे। तो इसकी सक्सेस के बाद न्यूवेल एंड साइमन ने एक फेमस सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं फिजिकल सिंबल सिस्टम। फिजिकल सिंबल सिस्टम एक फॉर्मल सिस्टम था जो कि फिजिकल पैटर्न पे काम करता था। फिजिकल पैटर्न मतलब कि सिंबल। तो इसमें सिंबल को कंबाइन किया जाता था, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। स्ट्रक्चर को प्रोसेस करके उसको मैनिपुलेट करके हम एक न्यू एक्सप्रेशन क्रिएट करते थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अर्ली ईयर थे वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए लिमिटेड वे में, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटेड ऑपरेशंस ही परफॉर्म करवा रहे थे और सिंपल कैलकुलेशन हम इससे सॉल्व कर रहे थे। तो जो अर्ली ईयर्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, लेकिन बाद में ये फेल हो गए। फेल होने का रीजन ये था कि स्टार्टिंग में जो हम एआई का यूज कर रहे थे तो ज्यादातर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे सॉल्व करते थे। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन हम ट्राई करके देखते थे, अलग अलग स्टेप्स हम परफॉर्म करते थे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन ना मिल जाए। लेकिन ये टेक्निक तभी यूजफुल हो सकती है जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड हो। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जैसे कि रियलिटी में हो सकती है, तो वहां पे ये सिस्टम फेल हो जाते थे। तो जरूरत पड़ी हमको एक्सपर्ट सिस्टम की, जिनको नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी बोला जाता है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम एक पर्टिकुलर डोमेन पे वर्क करते हैं और नॉलेज बेस्ड सिस्टम सपोर्ट करते हैं ह्यूमन डिसीजन को। तो इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज बेस्ड सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। तो आगे हम एक्सपर्ट सिस्टम की पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The software program Dandrel is considered the first expert system because it automated the decision-making process and problem-solving behavior of organic chemists. Its primary aim was to study hypothesis formation and discovery in science. For that, a specific task in science was chosen, help organic chemists in identifying unknown organic molecules by analyzing their mass spectra and using knowledge of chemistry. जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेंड्रल हैं उनको हम फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये जो प्रोग्राम थे डेंड्रल, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम कहे जाते हैं, इनका जो एम था वो होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट को हेल्प करना, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। और इसका जो मेन काम होता था वो होता था कि जो भी अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मास स्पेक्ट्रा को एनालाइज करते थे और जो केमिस्ट्री का नॉलेज है उसको यूज करते थे। इट वॉज डन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय एडवर्ड फाइंगबम, ब्रूस जी बुकैनन, Joshua Lederberg and Carl Gerasi, along with a team of highly creative research associates and students. It began in 1965 and spans approximately half the history of AI research. In artificial intelligence, an expert system is a computer system emulating the decision-making ability of a human expert.
एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में हम बोल सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो कि हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, उन सिस्टम को हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। Expert systems are designed to solve complex problems by reasoning through bodies of knowledge represented mainly as if-then rules rather than through conventional procedural code. अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, ये जब हमें कोई हेल्प करते हैं, जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग बेस्ड होती है इनके नॉलेज पे। नॉलेज जो है वो नॉलेज बेस में स्टोर होती है, मतलब इनके पास एक डेटाबेस होता है, एक नॉलेज बेस सिस्टम होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सारी नॉलेज स्टोर होती है, और इस नॉलेज का यूज करके, इस नॉलेज को यूटिलाइज करके ये एक डिसीजन देते हैं, ये हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो नॉलेज बेस में स्टोर होती है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है, ये एक तरह से फॉर्मलाइज होती है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम बोल सकते हैं जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है वो इफ देन रूल्स के फॉर्म में होता है। The first expert systems were created in the 1970s and then proliferated in the 1980s. एक्सपर्ट सिस्टम में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है यूजर इंटरफेस, सेकेंड है इन्फ्रेंस इंजन जिसको हम रूल्स इंजन भी बोलते हैं, और थर्ड है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस को हम एक्सपर्ट सिस्टम का डेटाबेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सारी नॉलेज स्टोर होती है, और इसी नॉलेज के बेस पे एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। नॉलेज बेस में जो नॉलेज स्टोर होती है उसका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि नॉलेज को हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इफ देन एल्स रूल्स। और नॉलेज बेस में जब हम नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं तो अलग अलग सोर्सेज से हम नॉलेज गैदर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉलेज एक्विजिशन। और इसके लिए हम अलग अलग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम नॉलेज को अलग अलग सोर्सेज से गैदर करते हैं, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आईटी स्कॉलर्स हो सकते हैं, नॉलेज इंजीनियर्स हो सकते हैं, जो कि अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को गैदर करके नॉलेज बेस में फीड करते हैं। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन जो है वो मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है एक्सपर्ट सिस्टम का। इसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है यूजर इंटरफेस से। इसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना, और यूजर से इनपुट लेने के बाद ये चेक करता है नॉलेज बेस में कि नॉलेज बेस में किस तरह का नॉलेज है, और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करने का काम है, क्योंकि नॉलेज बेस में बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, लेकिन उसमें से जो काम की इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करना। तो जो काम की इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करके यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करना। तो ये वाला जो काम होता है वो इन्फ्रेंस इंजन का होता है। मींस इन्फ्रेंस इंजन यूजर इंटरफेस और नॉलेज बेस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। यूजर से ये इनपुट लेता है, उसके बाद ये चेक करता है नॉलेज बेस में, फिर नॉलेज बेस से एक कंक्लूजन लेता है, एक कंक्लूजन निकालता है, उसके बाद उसका जो आउटपुट आता है वो यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। तो यूजर इंटरफेस एक तरह से एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो यूजर होते हैं वो डायरेक्टली तो नॉलेज बेस का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको एक इंटरफेस की हेल्प लगेगी जिस इंटरफेस की हेल्प से वो कम्युनिकेट कर पाए, एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे कि हम डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, फॉर्म्स का यूज करते हैं, अलग अलग इनपुट मेथड्स का यूज करते हैं।
उसी तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम में जब नॉन एक्सपर्ट्स यूजर को कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वो यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। तो यूजर इंटरफेस कुछ क्वेरी जनरेट करेंगे, कुछ वहां पे अगर टाइप करेंगे तो यूजर इंटरफेस की हेल्प से वो ये कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल एक्सपर्ट सिस्टम का एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं और अगर हमने कुछ गलत स्पेलिंग टाइप कर दी तो हमको एक मैसेज आता है, रेड लाइन आ जाती है और उसका सजेशन आ जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो वो भी एक तरह का एक्सपर्ट सिस्टम ही है क्योंकि वो हमें एडवाइस कर रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो उसके लिए जब हमने कुछ टाइप किया है तो यूजर इंटरफेस में जो भी हमने टाइप किया होता है वो जाता है इन्फ्रेंस रूल में, फिर इन्फ्रेंस रूल अपने नॉलेज बेस में चेक करता है। अब जैसे इस केस में अलग अलग स्पेलिंग होंगी, कितने सारे स्पेलिंग इस नॉलेज बेस में स्टोर होंगे, जो पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का स्पेलिंग है, जो भी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, वो सब यहाँ पे स्टोर होगी। लेकिन इन्फ्रेंस इंजन जो कि रूल्स इंजन है वो सिर्फ हमें उसी स्पेलिंग का सजेशन देगा जो हमने रॉन्ग टाइप की हुई है। जैसे अगर हमने इंटरफेस की स्पेलिंग कुछ रॉन्ग टाइप की है तो वो हमें सिर्फ उसी स्पेलिंग का सजेशन देगा। तो ये काम होता है रूल्स इंजन का, क्योंकि नॉलेज बेस में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है लेकिन उसमें से यूजर के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है वो देना और उसके बेसिस पे एडवाइस प्रोवाइड करना जो भी यूजर है वो काम ये कर पाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है एक्सपर्ट सिस्टम का। जो नॉन एक्सपर्ट यूजर होते हैं उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपर्ट्स को होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सपर्ट्स नॉलेज बेस में फीड करते हैं। फिर इस नॉलेज बेस पे जो इंफॉर्मेशन फीड है उसका यूज इन्फ्रेंस इंजन करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और यूजर इंटरफेस की हेल्प से यूजर एक्सपर्ट सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट में टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम डोमेन। सबसे पहले हमें एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट का क्या डोमेन है ये फाइंड करना पड़ता है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर डोमेन पे ही काम करते हैं, पर्टिकुलर डोमेन के लिए ही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जो ES जो एक्सपर्ट सिस्टम हम डेवलप करने वाले हैं वो किस डोमेन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं और उस डोमेन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं उनको फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो डोमेन एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं यही नॉलेज गैदर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं और नॉलेज बेस में नॉलेज को फीड करते हैं। तो अगर हमारा नॉलेज बेस में जो नॉलेज हम फीड कर रहे हैं वही प्रॉपर नहीं होंगी, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके पास ही प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो जो एक्सपर्ट सिस्टम हम डिजाइन करने वाले हैं वो जब डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो भी डिसीजन मेकिंग उतनी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं वो उसी बेसिस पे कर रहे हैं जो नॉलेज उसमें फीड है। तो इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सबसे पहले प्रॉब्लम डोमेन को आइडेंटिफाई करना और उस डोमेन के एक्सपर्ट्स को फाइंड करना। सेकेंड स्टेप है डिजाइन द सिस्टम। इस स्टेप में हम एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हम किस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कौन सा डेटाबेस हमको यूज होगा, ये सारी चीजें हम इस स्टेप में डिसाइड करते हैं। थर्ड स्टेप है डेवलप द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप डेवलप करने का मतलब होता है कि जो नॉलेज हमारे पास है उसको इफ देन एल्स रूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हर एक नॉलेज बेस का कुछ ना कुछ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है। तो जो नॉलेज बेस हमारे पास है उसमें हम रैंडमली किसी भी फॉर्मेट में तो नॉलेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो डेवलप द प्रोटोटाइप जो स्टेप है इसमें जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने नॉलेज अलग अलग सोर्सेज से ली हुई है, उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में इफ देन एल्स रूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट एंड रिफाइन द प्रोटोटाइप। इस स्टेप में हम टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो नॉलेज इंजीनियर जो होते हैं वो टेस्टिंग करके देखते हैं अलग अलग केसेस पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, जो परफॉर्मेंस एक्सपर्ट सिस्टम की वो किस तरह की है, वो प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया था उसको हम टेस्ट करते हैं और अगर उसमें कुछ एरर है तो उसको सॉल्व करते हैं, उसको और रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेवलप एंड कंप्लीट द एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का काम पूरा होता है, हम डॉक्यूमेंट करते हैं ईएस जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है और इसके बाद हम यूजर्स को ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से वो एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है मेंटेन द सिस्टम। यहाँ पे जो भी हमने एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है उसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप होगा मेंटेन करने का। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। The applications of expert system। फर्स्ट एप्लीकेशन है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लानिंग कर सकते हैं या फिर शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन शेड्यूलिंग ऑफ फ्लाइट्स। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है नॉलेज पब्लिशिंग। एक्सपर्ट सिस्टम का जो मेन काम होता है वो होता है नॉलेज प्रोवाइड कराना और ये जो नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं ये यूजर्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराना जो कि यूजर्स की प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो, उस तरह की नॉलेज को प्रोवाइड कराना एक्सपर्ट सिस्टम का काम होता है। तो इस डोमेन में जो नॉलेज पब्लिशिंग डोमेन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस डोमेन में नॉलेज प्रोवाइड कराने वाले टास्क आ सकते हैं जहां पे यूजर को कुछ नॉलेज दी जा रही हो, या फिर फॉल्ट फाइंडिंग्स भी इसमें आ सकता है, जैसे कि व्हीकल है, कंप्यूटर्स है, इसमें किसी तरह का अगर फॉल्ट्स होता है तो उसको फाइंड करना। थर्ड एप्लीकेशन है डिसीजन मेकिंग। एक्सपर्ट सिस्टम का काम ही होता है डोमेन स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो एक्सपर्ट सिस्टम हमें किसी भी डोमेन में डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। फोर्थ है प्रोसेस मॉनिटरिंग। एक्सपर्ट सिस्टम डेटा को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग में एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग में हमें ये हेल्प करते हैं, ये प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मतलब अगर हमें प्रोसेस को पूरा मॉनिटर करना है, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, फिजिकली प्रोसेस को कंट्रोल करना है मॉनिटरिंग के बेस पे, तो वो हम एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीकेज मॉनिटरिंग इन लॉन्ग पेट्रोलियम पाइपलाइन। नेक्स्ट है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि कैमरा लेंस डिजाइन करना या फिर ऑटोमोबाइल्स डिजाइन करना। एंड लास्ट है डायग्नोस्टिक, जो कि हम डिसीज वगैरह का अगर बात करें तो डिसीज वगैरह में जो कॉज हैं, डिसीज के जो कॉज हैं उनको फाइंड आउट करना कि किस तरीके से कौन सा डिसीज होता है, डेटा को ऑब्जर्व करना और जो डेटा ऑब्जर्व हुआ है उसके बेस पे उस डिसीज के कॉज को फाइंड आउट करना या फिर कोई डिसीज डायग्नोसिस करना। ये सब काम हम एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने एक्सपर्ट सिस्टम डिस्कस किए थे, तो माइसिन एक ओल्ड एक्सपर्ट सिस्टम है जिसका काम ही होता था ब्लड इन्फेक्शन को डायग्नोस करना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ मेन एरियाज कवर किए जहाँ पे हम एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इसीलिए इजीली अवेलेबल हैं और इनका मास प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, ये रीजनेबल होते हैं, इसीलिए कोई भी इन्हें इजीली अफोर्ड कर सकता है। इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग का काम है बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट कर लेते हैं।
एक्सपर्ट सिस्टम एक्यूरेट होते हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें ह्यूमन एरर से, तो कंपेयर टू ह्यूमन एरर इनका जो एरर रेट है वो बहुत ही लो होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रिस्क। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम डेंजरस इन्वायरमेंट में भी काम कर सकते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकता है, उस इन्वायरमेंट में भी एक्सपर्ट सिस्टम इजीली वर्क कर सकते हैं। लास्ट है स्टेडी रिस्पॉन्स। इनका रिस्पॉन्स स्टेडी होता है, मतलब ये बिना थके बिना रुके कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं। इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक सा होता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने इस वीडियो में इतने सारे एप्लीकेशंस, इतने सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन है एक्सपर्ट सिस्टम का वो ये होता है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो ह्यूमन डिसीजन मेकर्स की जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है, जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती है वो अलग होती है। उसको एक्सपर्ट सिस्टम कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन के पास अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो उनका प्लेस एक्सपर्ट सिस्टम नहीं ले सकते। क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम जो डिसीजन लेते हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर इनके नॉलेज बेस में जहाँ पे हम नॉलेज फीड करते हैं वहां पे अगर नॉलेज ही प्रॉपर नहीं होगा, अगर नॉलेज प्रॉपर तरीके से फीड नहीं होगी, इनएडिक्वेट होगी, तो ये इनएक्यूरेट रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका मेन लिमिटेशन है वो ये है कि ये अपनी ही नॉलेज को खुद रिफाइन नहीं कर सकते हैं। इनमें हम जो भी नॉलेज देते हैं वो नॉलेज मेकर्स ही देते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं। तो उस हिसाब से इनको अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज गैदर करके इसमें नॉलेज फीड करनी होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो अपनी खुद की नॉलेज को रिफाइन नहीं कर पाते, अपनी खुद की नॉलेज को अपडेट नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज इंजीनियरिंग।